नमस्कार साथियों, मैं मनीष बिवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की तैयारी काफी बेहतरीन चल रही होगी। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान और राजनीति विज्ञान में हम लोग पढ़ रहे हैं स्वतंत्र भारत की राजनीति वाली किताब का अध्याय 4 भारत के विदेश संबंध। अभी तक जो शुरुआत के 3 अध्याय हम लोगों ने पढ़े वो घरेलू स्थितियों के बारे में पढ़े कि हमारे देश की क्या स्थितियां हैं, क्या चुनौतियां हैं, किस प्रकार से नीतियों का निर्माण होना चाहिए, कौन सा प्लान हम लोगों ने अपनाया, सब कुछ हम लोगों ने जाना। परंतु अब हम लोगों ने विदेशों की तरफ रुख करा कि विदेशों से हमारे कैसे संबंध होने चाहिए वो हम लोग पढ़ रहे हैं और उसका लेक्चर 1 कंप्लीट कर चुके हैं और आज जो हमारा है वो है लेक्चर नंबर 2। चलिए जानते हैं कि आज के लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है। आज का लेक्चर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट भी है और इसके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। ऐसा नहीं है कि आप आज ही पढ़ रहे हैं। जैसा कि सबसे पहला टॉपिक रहेगा गुट निरपेक्षता की नीति, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, चैप्टर 1 शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध का दौर मैंने आपको पढ़ाया है। अब पिछले सेशन तक की मैं बात करता हूं, जब मैं बच्चों को इस किताब का राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां कंप्लीट करा दिया करता था और उसके बाद में जब शीत युद्ध पढ़ाया करता था तो बच्चे कहा करते थे सर प्लीज पहले इस वाली किताब के 2-3 चैप्टर करा दो फिर उस वाले के। पर मुझे पता था कि यहाँ पर हम गुट निरपेक्षता काम आएगा, इसलिए वो चैप्टर हमारा पढ़ा हुआ होना जरूरी है। इस सत्र में एनसीईआरटी ने चैप्टर हटा दिया है और पता नहीं किस लिहाज से एनसीईआरटी ने कैसे सोच समझ करके चैप्टर हटाया है। मुझे बड़ा दुख है इस बात का, क्योंकि चैप्टर 2 पूरा निर्भर है चैप्टर 1 पे, वो पूरा हटा दिया गया। पर मैं आपसे निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि समकालीन विश्व राजनीति की किताब का अगर आप चैप्टर 2 को बड़े अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप चैप्टर 1 जरूर देखिएगा। शीत युद्ध का दौर देखिएगा। अब भी मई जून का समय चल रहा है, छुट्टियों का दौर है, स्कूलों से फ्री हैं, आप समय निकाल करके 7-8 लेक्चर्स वो बने हुए हैं, उनको जरूर देखिएगा बच्चों। सिर्फ सीखने के नजरिए से आप देखिए, बहुत अच्छी बात है। फिर नेहरू की भूमिका, जवाहरलाल नेहरू की भूमिका। फिर 2 खेमों से दूरी। ये 2 खेमे कौन से हैं? कौन से हैं 2 खेमे? आप लोगों को पता है। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। गुट निरपेक्षता की नीति या पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। अब जिन भी बच्चों ने शीत युद्ध का दौर वाला चैप्टर पढ़ा है उनको बड़ा ही अच्छे से बात पता है कि गुट निरपेक्षता का मतलब क्या होता है। गुट का मतलब होता है एक ग्रुप, ठीक है ना, ग्रुप। किसी भी ग्रुप में हम नहीं है, जैसे हम लोग कहते हैं हम धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष होने का मतलब क्या है कि सभी धर्म हमारे लिए समान है, सभी धर्म हमारे लिए एक जैसे हैं। मेरा झुकाव किसी एक धर्म के प्रति नहीं होगा। मैं जितना इस धर्म का सम्मान करूंगा मैं उतना ही इस धर्म का भी करूंगा, उतना ही इस धर्म का भी सम्मान करूंगा। मैं धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति हूं। तो धर्मनिरपेक्ष है। तो यहाँ पे गुट निरपेक्ष है कि मैं जो भी गुट है, गुटों का मतलब क्या होता है? ग्रुप्स। तो जो भी ग्रुप है उन ग्रुपों के प्रति समान व्यवहार करूंगा, एक जैसा होगा। जैसा इस ग्रुप को मानता हूं वैसा ही मैं इस ग्रुप को मानूंगा। यहां कौन से ग्रुपों की बात हुई है? यहां पे ग्रुपों की बात हुई है शीत युद्ध वाले ग्रुपों की। शीत युद्ध में कौन कौन से ग्रुप थे बच्चों? शीत युद्ध में एक था पश्चिमी संगठन या पश्चिमी गठबंधन, वेस्टर्न अलायंस। इसका मुखिया कौन था? अमेरिका। और दूसरी तरफ कौन था बच्चों? पूर्वी गठबंधन। इसका मुखिया कौन था? सोवियत संघ, या जिसे हम यूएसएसआर कहते हैं। यूएसएसआर और यूएसए, इन 2 गुटों के प्रति। तो हम लोग किसी भी गुट के प्रति नहीं रहेंगे, हम किसी गुट के पक्ष में नहीं है। ना हम अमेरिका के पक्ष में हैं, ना हम सोवियत संघ के पक्ष में हैं, और ना ही हम सोवियत के खिलाफ हैं, ना ही हम अमेरिका के खिलाफ हैं। हम गुट निरपेक्ष हैं, हम किसी की तरफ हमारा झुकाव नहीं है। इंग्लिश में भी अगर आप इस वर्ड को देखेंगे तो कहा जाता है नॉन अलाइन मूवमेंट। अलाइन का मतलब होता है एक तरफ का झुकाव होना, कि भाई हमारा झुकाव इस तरफ है, ठीक है ना, अलाइंड है, हम एक तरफ झुके हुए हैं। तो हम नॉन अलाइंड है, हम किधर भी नहीं झुके हुए, ना अमेरिका की तरफ ना सोवियत संघ की तरफ। तो हमने आजादी के बाद विदेशी संबंधों को बनाने के लिए हमने कौन सी नीति अपनाई है? गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई है, पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट अपनाया है। पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइंड क्यों अपनाई हम लोगों ने? क्योंकि ना तो हम अमेरिका के साथ जाना चाहते थे, ना हम सोवियत संघ के साथ जाना चाहते थे। तो हमने विदेशों के संबंधों को लेकर के आधार बनाया कि हमारी एक ऐसी नीति है, हमें अगर अमेरिका की जरूरत पड़ेगी तो हम अमेरिका से मदद लेंगे, अगर हमारे सोवियत से जरूरत पड़े तो हम सोवियत से मदद लेंगे। अगर अमेरिका कहीं गलत करेगा तो हम अमेरिका के खिलाफ भी बोलेंगे, और सोवियत कहीं गलत करेगा तो हम सोवियत के खिलाफ भी बोलेंगे। हम किसी की बंदिशों में नहीं है, हम किसी एक गठबंधन में जाकर करके हम उनकी विचारधारा से बंधना नहीं चाहते, हम बिल्कुल फ्री है। पहला कारण ये। दूसरा कारण ये भी था कि अगर इनमें से किसी का भी हम साथ ले लेते हैं तो हो सकता है कि जो आज़ादी अभी हमें मिली है वो आज़ादी छिन जाए, क्योंकि पावरफुल कंट्रीज है, ये हम पर दबाव बनाएगी अपनी नीतियों को अपनाने का, अपने काम कराने का, जो कि हम कभी भी नहीं चाहते। तो भारत गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाता है।
ये एक बड़ी बात रही गुटनिरपेक्षता की नीति। और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको और बताता हूँ, जैसे जैसे आप इस किताब को आगे पढ़ेंगे शायद ये चीज़ आप भी महसूस करेंगे। मैंने तो ये चीज़ महसूस करी है। मैंने ये महसूस करा है कि भारत हमेशा विश्व के लिए एक बड़े भाई की तरह खड़ा हुआ है, ठीक है ना। जैसा बड़ा भाई नहीं होता कि जैसे मैं आज छोटा हूँ, मैं लड़ाई करके आ गया स्कूल में, भैया मेरे उससे आज लड़ाई होगा, चिंता मत कर, मैं हूँ, मैं चलूंगा तेरे साथ, कल उससे मैं बात कर लूँगा। भैया आज मुझे मैडम ने मारा, रुक जा मैं बात कर लूँगा। आज प्रिंसिपल ने मुझे ऐसा बोला, मेरे आज खेलते समय उन दोस्तों ने मेरे बैटिंग नहीं दी, तो ठीक है मैं चलूँ। मतलब भाई का क्या है, बिल्कुल ऐसा वो प्रोटेक्शन नहीं देता बड़ा भाई। ऐसे ही भारत हमेशा से क्या है कि पूरी दुनिया को प्रोटेक्शन देने का काम करा है भारत ने। भारत हमेशा बड़े भाई की तरह बिहेव करता है। तुम्हें परेशानी, चिंता मत करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हारी भी परेशानी, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। ये चीज आप महसूस करिए। 1962 में हमारा चाइना के साथ युद्ध हुआ। क्यों हुआ वो युद्ध, ये आप इसी चैप्टर में आने वाले लेक्चर में जान लोगे। क्यों हुआ युद्ध? क्योंकि तिब्बत से हम लोगों ने बुद्धिस्ट जो शरणार्थी है उन लोगों को भारत में आने की इजाजत दी। तिब्बत पे क्लेम करता है चाइना कि वो उनका पार्ट, और तिब्बत वाले कहते हैं नहीं नहीं साहब हम तो आजाद है, हम तो फ्री है। तो वहां के लोगों को शरण दी। उस चक्कर में चाइना और भारत के रिश्ते खराब हुए और युद्ध हुआ। किसके चक्कर में युद्ध हुआ? दूसरों के चक्कर में। हमारी चाइना के साथ कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं थी और चाइना की हमारे साथ कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं थी, बट इश्यू ऑफ तिब्बत के कारण उनका क्या हुआ, हमारा युद्ध हुआ 1962 का। उसके बाद आप 71 का युद्ध क्यों हुआ? बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए। अब वो बांग्लादेश से पूर्वी पाकिस्तान बनकर के रहे, हमें कोई परेशानी नहीं है, पर बांग्लादेश के लोगों ने जब गुहार लगाई कि भारत सरकार हमारी मदद करे, हमें पश्चिमी पाकिस्तान से बचाए जो आज का मौजूदा पाकिस्तान है, तो भारत सरकार ने बोला चिंता मत करो, हम आपकी मदद करेंगे। 71 का युद्ध क्यों लड़ा? क्योंकि बांग्लादेश वालों के लिए। तो मतलब हम हमेशा क्या कर रहे हैं, हम दूसरों के लिए आगे आ रहे हैं। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ होंगे। और अगर जैसे मैं आपको कहूं बांग्लादेश के लिए हमने युद्ध लड़ा, अगर भारत की जगह और कोई देश होता ना, वो उसी समय बांग्लादेश को गुलाम बना लेता। चला जा, तेरे लिए लड़ाई हमने लड़ी और तू खुद आजाद देश होकर के जिएगा। नहीं नहीं नहीं, चला जा। परंतु भारत ने बिल्कुल आप अपने हिसाब से जियो, हमारी जितनी मदद करनी थी हमने करी। एक हमेशा बड़े भाई वाला जो नेतृत्व है ना, वो भारत ने कराया। इसी प्रकार से राष्ट्रीय आंदोलन भी जब भारत का चलाना, तो राष्ट्रीय आंदोलन में भी भारत के जो अलग अलग नेता है वो दुनिया के अलग अलग देशों के नेताओं से मिल रहे हैं, जिससे कि वो भारत को आजादी दिला सके, और जो अफ्रीका और एशिया के देश है वहां पर भी उन लोगों को आजादी दिला सके, इस उपनिवेशवाद को जड़ से खत्म कर सके। इसलिए भारत पूरी दुनिया में काम कर रहा था। और विशेष करके भारत जो अपने संबंध मजबूत करना चाहता है, भारत अपने जो रिलेशन से मजबूत करना चाहता है, वो किसके साथ करना चाहता है? सोवियत संघ के साथ। संबंध किसके साथ मजबूत करना चाहता है भारत? जल्दी प्यारे बच्चों, संबंध किसके साथ मजबूत करना चाहेगा? संबंध मजबूत करना चाहता है एफ्रो एशियन यूनिटी का नारा लगेगा बच्चों। एफ्रो एशियन यूनिटी, ये क्या है गुरुदेव? एफ्रो एशियन यूनिटी का मतलब है, एफ्रो मतलब अफ्रीका और एशियन मतलब एशिया, इन दोनों की एकता। इन दोनों के आप देखिए काफी कुछ आपको सिमिलर देखने को मिलेंगे। इनकी राजनीतिक कंडीशन, इनकी सामाजिक कंडीशन, इनकी आर्थिक कंडीशन, आपको सब कुछ एक जैसी देखने को मिलेगी। ये दो महाद्वीप ऐसे रहे हैं जहां पर सबसे ज्यादा उपनिवेशवाद करा गया। यूरोपियों ने इन दोनों महाद्वीपों को पूरा तबाह कर दिया, पूरा बर्बाद कर दिया, यहाँ के संसाधन खत्म कर दिए, सब कुछ कर दिया। उपनिवेशवाद यहाँ के देशों को बनाया, यहाँ के देशों का आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक रूप से शोषण करा। तो अब यहाँ पर समय आ चुका था कि ये दोनों महाद्वीप के सभी देश मिलकर के एक मजबूत आवाज बने और यूरोप जैसे जो विकसित देश है उनको टक्कर देने के लिए तैयार हो। इसीलिए भारत हमेशा से क्या है, शुरुआत से रहता है कि नहीं नहीं साहब, हम लोग क्या करेंगे, हम मदद करेंगे, हम सबकी मदद करेंगे। और जैसा आप लोगों को पता भी होगा कि एक पहले ARC हुआ था, एशियन रीजनल कॉन्फ्रेंस हुई थी। कब हुई थी बच्चों? मार्च 1947 में। मार्च 1947 में हुई थी। मतलब आजादी से पहले ही भारत की कोशिश थी एशिया को यूनाइट करने की, एक करने की। नहीं, हम सब एक होकर करके हम ये जो उपनिवेशवाद, इस उपनिवेशवाद के खिलाफ आवाज उठाए, इस साम्राज्यवाद के खिलाफ आवाज उठाए। तो भारत ने खुद आजाद होने में तो एक बड़ा योगदान दिया ही है। यहाँ के नेताओं ने भारत को आजाद कराने में, उन्होंने अफ्रीका और एशिया की कंट्रियों को भी आजाद होने में बड़ा योगदान दिया है। और आजादी के बाद सही राह दिखाने का भी काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप मत चले जाइएगा अमेरिका की तरफ, आप मत चले जाइएगा सोवियत संघ की तरफ, आप गुटनिरपेक्षता की तरफ आइए। और गुटनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? गुटनिरपेक्षता का अर्थ है कि हमारी नीतियां आजाद नीति होगी। हमारी नीति ना अमेरिका के दबाव में है, ना सोवियत संघ के दबाव में है। हमारी नीतियां हमारे देश के कल्याण के लिए होगी। हमारी नीतियां हमारे देश के लोगों के भले के लिए होगी। हमारी नीतियां हमारे देश के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास के लिए होगी। हमारी नीति अमेरिका या सोवियत संघ के दबाव में नहीं होगी। हाँ,
अगर आपने एक गुट को चुन लिया तो उनके दबाव के अनुसार काम करना पड़ेगा और आप आजाद होकर के भी आप गुलाम बनकर के जियोगे। इसलिए आप गुट निरपेक्षता को अपनाइए और अपनी आजादी को बना करके रखिए। यह बात एफ्रो एशियन यूनिटी के लिए कही जाती है कि अफ्रीका और एशिया एक होकर करके एक बड़ी महाशक्ति के रूप में देखे जा सकते हैं। और आप जब समकालीन विश्व राजनीति वाली किताब पढ़ेंगे आप देखेंगे काफी आपको क्षेत्रीय संगठन देखने को मिलते हैं। क्षेत्रीय संगठनों का मतलब क्या है कि एरिया वाइज संगठन बने हुए, जैसे एक यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन क्या है? यूरोप के देशों का संगठन है। आप सार्क की नाम सुना होगा, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन ऐसा करके है। तो साउथ एशियन का मतलब क्या है? दक्षिण एशिया, एशिया की जो दक्षिण कंट्रीज है उनका ग्रुप है। ऐसे बहुत से ग्रुप्स आप देखने को मिलेंगे। आपको बायलैटरल द्विपक्षीय समझौते होते हुए देखेंगे कि भारत में श्रीलंका में ये समझौता हुआ, भारत में चाइना में ये समझौता हुआ। तो हर जगह अपने एरिया वाइज मजबूत होने की कोशिश करी जा रही है कि हम सब एक, जो इस एरिया के जो लोग हैं हम वो सब एक हो जाए, ये सारी कंट्रीज एक हो जाए और दूसरे जो एरिया की कंट्रीज है उनको टक्कर देने की कोशिश करें। ये कोशिशें शुरुआत से ही जारी रही है। तो गुट निरपेक्षता की नीति आधार बनती है कि भाई हम दोनों गुटों से दूर रहे और मजबूत संबंध बनाया जाए अफ्रीका और एशिया के कंट्रीज के साथ, और इनको भी इसी राह पे लेकर के जाया जाए गुट निरपेक्षता की नीति पर। गुट निरपेक्षता एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की कोशिश है और काफी हद तक ये सफल भी रहता है। आइए जानते हैं आगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अपने आप में कोई स्वतंत्र घटना नहीं है। देखो, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इंडियन नेशनल मूवमेंट की जब हम बात करते हैं तो ये कोई स्वतंत्र घटना नहीं है कि सिर्फ यही घटना हो रही है, और भी बहुत कुछ हो रहा है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भारत की आजादी, भारत के स्वराज की जो डिमांड है वो तो चल ही रही है, उसके साथ और भी बहुत कुछ हो रहा है। वो क्या हो रहा है आइए देखते हैं। पूरी दुनिया में उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष चल रहे थे और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी इसी विश्वव्यापी संघर्ष का हिस्सा था। देखिए यहाँ पे दो शब्द दिए गए हैं, एक तो है उपनिवेशवाद और एक है साम्राज्यवाद। दोनों में अंतर क्या है? देखो बच्चों, जब क्या होता है कि आर्थिक रूप से कोई कंट्रोल कर ले, आर्थिक रूप से जब कोई कंट्रोल कर लेता है तो हम उसको उपनिवेशवाद कहते हैं। जनरली देखो, अब आर्थिक रूप से ये मान लो कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में भारत आती है, वो यहाँ व्यापार करने लग जाती है, धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ा लेती है, तो आप मान सकते हो कि उपनिवेशवाद है। परंतु जब आर्थिक के साथ राजनीतिक रूप से भी अपना दबदबा बनाना शुरू कर दे, राजनीतिक रूप का मतलब क्या है कि हम ये तय करेंगे कि यहां पर ये होगा या नहीं होगा। भाई आर्थिक का तो क्या है भाई, जैसे फॉर एग्जांपल आज मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आज अंबानी जी अपना बिजनेस संभाले, बहुत बढ़िया बात है। जितने बिजनेसमैन है वो अपना बिजनेस संभाले, इट्स ओके। अपने बिजनेस के जो डिसीजन लेने वो ले, परंतु वो ये तय करे कि हाँ भैया आज यहां से ये काम होगा, ये काम नहीं होगा देश में, आज से ये नोट बंद कर दो, ये नोट बंद नहीं करें। तो वो क्या हो गया? वो राजनीतिक इंटरफेयर हो गया, वो पॉलिटिकल इंटरफेयर हो गया कि भैया मैं गतिविधियां नहीं, ये होगा आज से यहाँ पे जितना भी रेवेन्यू आएगा, यहाँ पे जितना पैसा होगा वो सारा का सारा मेरा होगा नहीं। तो यहाँ पे क्या है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद क्या है, धीरे धीरे कुछ एरियाज को अपने कंट्रोल में लेने लगी। वहां पे राजा अपने हिसाब से बिठाने लगी, वहां का रेवेन्यू, वहां पे जितना भी रेवेन्यू आता था उसको खुद कलेक्ट कर देती। तो अब क्या है, वो आर्थिक से धीरे धीरे क्या है, राजनीतिक में भी चेंज हो रही है। 1757, फिर 64 में बक्सर का युद्ध, और 64 में जाकर के 65 में होती है एक इलाहाबाद ट्रीटी होती है। उस ट्रीटी के बाद 3 जगहों के दीवानी राइट ईस्ट इंडिया कंपनी ले लेती है। मतलब वो क्या कहती है कि यहाँ से जो रेवेन्यू कलेक्शन होगा वो हम लोग करेंगे और यहाँ पे जो राजा महाराजा बैठेंगे वो हमारी चॉइस के हमारे अनुसार बैठेंगे। मतलब पॉलिटिकली वो एक्टिव हो चुके हैं, पॉलिटिकली अपना रूल फैलाने की कोशिश करते हैं। तो जब सिर्फ और सिर्फ आर्थिक हो तो उसे उपनिवेशवाद कहा जाता है, और आर्थिक प्लस राजनीतिक हो तो उसे साम्राज्यवाद कहा जाता है, इंपेरियलिज्म कहा जाता है। और सीधा सा अगर मैं आपको बात बताऊं तो साम्राज्यवाद मतलब अपना साम्राज्य बना लेना, अपना पूरा किंगडम खड़ा कर लेना कि ये एरिया पूरा मेरा, ये अपुन का इलाका है, ये भी अपुन का इलाका है, ये भी अपुन का इलाका है। तो उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष चल रहा था। तो पूरी दुनिया में उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष चल रहा था। हमने लेक्चर 1 में ये बात देखी थी कि उस समय जब भारत आजाद हुआ तो कुछ घटनाएं चल रही, उन घटनाओं में से एक है 9 स्वतंत्र देशों का आना, 9 स्वतंत्र कंट्रीज, ठीक है, क्योंकि काफी कंट्रीज क्या है आजाद हो रही है, उपनिवेशवाद से साम्राज्यवाद के चंगुल से बाहर निकल रही है और आजाद हो रही है। तो उस समय क्या है, संघर्ष चल रहा है, और संघर्ष चल करके संघर्ष करने वालों की सफलता होती है, मतलब वो देश आजाद हुए। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी इसी विश्वव्यापी संघर्ष का हिस्सा था, और हम भी संघर्ष कर रहे थे कि हमें भी आजादी चाहिए, हमें भी स्वराज चाहिए, हमें हमारा संविधान बनाना है, संविधान से देश को चलाना है, लोकतांत्रिक ढंग से देश को चलाना है। तो ये जो विश्वव्यापी, जो पूरे विश्व में संघर्ष चल रहा था, उसी का हिस्सा भारत भी रहा है, उसी का पार्ट इंडिया भी रहा है। इस आंदोलन का असर एशिया और अफ्रीका के कई मुक्ति आंदोलनों पर हुआ। अब इस आंदोलन का जो असर है एशिया और अफ्रीका के कई मुक्ति आंदोलनों पर हुआ। इंडिया से काफी एशिया और अफ्रीका के देश मोटिवेट हुए कि अगर इंडिया के लोग आजाद हो सकते हैं तो हम भी हो सकते हैं।
काफी बड़ा मोटिवेशन मिला कि नहीं साहब यहां से तो हमें भी करना है, हमें भी गोरों को भगाना है, हमें भी गोरों को भगाना है, हम भी गोरों को भगाएंगे। तो यहाँ पे क्या एशिया और अफ्रीका के मुक्ति आंदोलन पे एक बड़ा असर पड़ता है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से। आजादी मिलने से पहले भी भारत के राष्ट्रवादी नेता दुनिया के अन्य उपनिवेशों में मुक्ति संग्राम चला रहे नेताओं के संपर्क में थे। देखो आजादी मिलने से पहले, हमें आजादी कब मिली? 1947 में। इससे पहले भी जो भारत के जो राष्ट्रवादी नेता है, जो दुनिया के अन्य देश हैं, उनके नेताओं के साथ संपर्क में हैं, उन नेताओं के साथ संपर्क में है। क्यों? क्योंकि अपने देश को आजादी दिलाने के लिए, उनके देशों को आजादी दिलाने के लिए संपर्क में है। मतलब आप क्या है, आप ये कह सकते हैं कि हमारा कहीं ना कहीं वर्ल्ड के साथ कनेक्शन आजादी से पहले बनने लगा था। हम कहीं ना कहीं वर्ल्ड के साथ कनेक्शन पहले से ही बना रहे हैं। जब हम प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन को सपोर्ट कर रहे हैं तो मतलब ये कह रहे हैं कि हम ब्रिटेन की तरफ हैं, हमें क्या है, ये आजाद कर देंगे। परंतु द्वितीय विश्व युद्ध में हमने ब्रिटेन को धुतकार दिया, ब्रिटेन को हमने बोला नहीं, हमें कोई मदद नहीं करनी है। मतलब हम कहीं ना कहीं ब्रिटेन से थोड़ा सा नाराज हो चुके हैं, उस वाले गुट से हम थोड़ा सा नाराज हो चुके हैं। हमारे जो रिलेशन है, फॉरेन रिलेशन है, वो धीरे धीरे सेटल होना शुरू हो जाते हैं। आजादी से पहले एशियन रीजनल कॉन्फ्रेंस होती है मार्च 1947 में। ये क्या दर्शाती है कि हम एशियन यूनिटी पर जोर दे रहे हैं, हम एशिया की एकता पर जोर दे रहे हैं, एशिया अफ्रीका की एकता पर जोर दिया जा रहा है। मतलब आजादी से पहले ही विदेश में हमारे संबंध बनना धीरे धीरे शुरू हो चुके थे। मैं सिर्फ इतना सा बता रहा हूं कि बीज आजादी से पहले ही बो दिया गया था विदेशी संबंधों का, और उसके बाद जब गुटनिरपेक्षता आंदोलन आया तो हमने फुल फ्लेज तरीके से क्या करा, हमने आजादी के साथ विदेशी जो संबंध है उनका बीज बोना शुरू करा, पौधा लगाना शुरू कर दिया कि हम गुटनिरपेक्षता आंदोलन की तरफ चलेंगे, हम बाकी किसी के साथ नहीं है। ये महात्मा गांधी जी हैं। आंदोलन की तस्वीर मैंने आपको दिखाई है। ये सभी नेता आखिर उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध एक साझी लड़ाई लड़ रहे थे। तो जो सभी नेता हैं वो उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध थे कि भाई मिलकर के हम लड़ाई लड़े। अगर आपके देश को हमारे देश की कोई मदद चाहिए तो हम करेंगे, और हमारे देश को कोई मदद चाहिए तो आप कर देना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इंडियन नेशनल आर्मी INA का गठन किया। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस देश के महान व्यक्तित्व को हमारा सल्यूट, नमन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन करा। ये आप सभी को बात पता है, ठीक है ना। आप क्लास 10th की हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं और पहले भी पढ़ाई होगा आपने, ठीक है ना। और नहीं पढ़ा तो कभी आप नेट पर जाइएगा। और मैं पहले भी लेक्चर्स में कहता हुआ आया हूँ कि भारत माता ने हजारों सपूतों को जन्म दिया है। आप उन हजारों में से कुछ को भी पढ़ लेंगे ना तो आपका जीवन बेहतर हो जाएगा। देखिए इतना जो कुछ हम पढ़ा रहे हैं वो तो बिल्कुल नेसेसरी है, वो तो आपको पढ़ना ही है, ठीक है ना। उसके साथ साथ कभी भी आपको समय मिले ना, कोई ग्रेट लीडर हो गया, चाहे आप महात्मा गांधी हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, बाबा साहब अम्बेडकर हो गए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो गए, या और किसी के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं उनके बारे में पढ़िए। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़ लीजिए, डॉक्टर कलाम के बारे में पढ़ लीजिए। किसी के भी बारे में आप पढ़ना, कभी थोड़ा समय निकाल के, दिन का 20 मिनट मुझे निकालने में, इनके बारे में जानना चाहता हूँ, इनके बारे में पढ़ना चाहता हूँ। फिर जब आपने उनकी पूरी किताब पढ़ ली और कर लिया, आप कुछ 5-7 कंक्लूजन निकालो कि यार इनकी पूरी लाइफ से मुझे ये 5 बातें हैं, ये सीखने को मिली है। इस पूरी किताब को जब मैं पढ़ूं और मुझसे कोई ये कहे ना कि यार 5 लाइनों में एक्सप्लेन कर दो आपने क्या सीखा, तो मैं वो 5 पॉइंट में बता दूंगा, और इन 5 पॉइंट को मैं अपने जीवन में उतारने की कोशिश करूंगा, जीवन में अमल करने की कोशिश करूंगा। हमारे देश के महापुरुषों की तरफ दुनिया बड़ा आकर्षित होती है। उनकी किताबें विश्व के बड़े बड़े कॉलेजों में, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती है, पर हम नहीं पढ़ रहे। आपको समय निकाल करके जरूर पढ़ना चाहिए। मैं 1-2 बातों के लिए हमेशा फोर्स करता हूं बच्चों को। पहली बात तो बच्चों, आप चाहे कितनी ही बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़िए, कितने ही बड़े कॉलेज में पढ़िए, आधी घंटा दिन का जरूर अपने माता पिता के पास बैठा करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भैया भाभी के पास बैठो, दीदी जीजाजी के पास बैठो, नहीं। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि कम से कम आप आधी घंटा माता पिता के पास बैठो। जीवन में जो चीज़ें आपको नेट नहीं सिखा सकता, जीवन में जो चीज़ें आपको किताबें ज्ञान नहीं दे सकती, वो ज्ञान आपको माता पिता देंगे। उनके पास बैठो, उनकी समस्या सुनो, अपनी समस्या सुनाओ, उनके पास बैठो, उनको एहसास कराओ कि हाँ हम आपकी संतान हैं, आपको कभी भी जरूरत पड़ी हम आपके लिए तैयार, आपके लिए तैयार। आप बेफिक्र होकर के जीवन जियो, आपको बेहतर जीवन देने के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। और दूसरा, जब जब समय मिले आपको थोड़ा बहुत आप किसी ग्रेट लीडर के बारे में आप पढ़िए, जानिए, पहचानिए, और उससे कुछ कंक्लूजन निकालिए उन किताबों से, जिससे कि आप अपने जीवन में उतार सके। जैसे कि एक नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है, इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया। अब आप लोगों के लिए सवाल एक ये है आज कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना, कि कब, ईयर आज आपको बताना है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कौन से ईयर में इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था।
इससे साफ साफ जाहिर होता है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत के संबंध विदेशों में रह रहे भारतीयों से बन चुके थे, ठीक है। और इससे साफ साफ बात यह भी हो जाती है कि जितने भी भारतीय जो विदेशों में रह रहे थे, जो फॉरेन में रह रहे थे, उनके साथ हमारे संबंध बन रहे थे, ठीक है भाई। हमारे जितने भी जो राष्ट्रवादी नेता है वो विदेशों के नेताओं से संबंध बना रहे हैं, विदेशों में जो भारतीय रह रहे हैं उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि नहीं नहीं देखो, इंडिया को आजाद कराना है, भारत अपना है, ठीक है। अपनी जाति, धर्म, रंग, लिंग सब भुला कर करके सिर्फ और सिर्फ एक ही बात को ध्यान में रखो कि हम भारतीय हैं और हमें भारत को इन अंग्रेजों से, इन गोरे लोगों से आजाद कराना है। तो विदेशों में भी जो लोग रह रहे हैं उनको भी मोटिवेट किया गया है। किसी राष्ट्र की विदेश नीति से उसके अंदरूनी और बाहरी सरोकारों की झलक मिलती है। अब देखो, कोई भी राष्ट्र की जो विदेश नीति है ना, उससे उसकी अंदरूनी और उसकी बाहरी सरोकार झलक दोनों मिलती है। देखिए अब क्या बात है, मैं एक बात आज आपको बताता हूं। जैसे आज आप हो, आज आप कहीं पर भी जाते हो ना, तो आज आपका व्यवहार सिर्फ आपका नहीं है, आपका व्यवहार बहुत से लोगों को रिप्रेजेंट कर देता है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं कि एक बच्चा है, सड़क पे चल रहा है, उसको ना बात करने की तमीज है, ना उसको बोलने का है, अजीबोगरीब तरीके से चल रहा है। अब लोग जो वहां पर बैठे क्या बोलेंगे, अरे यार कैसा बच्चा है, बेकार। ये तो उसका हो गया प्रतिनिधित्व, उसका बेकार। पता नहीं माँ बाप भी कैसे होंगे, कैसे संस्कार दिए, बेकार। इस बच्चे के कारण बदनामी किसकी हुई, माँ बाप की हुई। पता नहीं शिक्षक गुरुजन भी कैसे, क्या पढ़ाते हैं, भगवान, बर्बाद है बच्चा। तो शिक्षक भी ऐसे ही होंगे, शिक्षकों की भी बदनामी। और ये कैसी सोसाइटी में रहता है। अब सोसाइटी चाहे कितनी अच्छी हो, पर उस बच्चे के कारण सोसाइटी की भी बदनामी हो गई कि ऐसे एरिया में रहता होगा कि खराब होगा। और अगर वही बच्चा, अगर आप जैसे मान लीजिए आप अच्छा व्यवहार कर रहे हो, सबसे बड़े ही विनम्रतापूर्वक तरीके से बोलते हुए चल रहे हो, हंसते मिलते हुए सबसे चल रहे हो, तो लोग क्या कहेंगे, क्या बच्चा है, क्या विद्यार्थी है, इसके माता पिता ने क्या संस्कार इसको दिए हैं, इसके शिक्षकों ने वाह बेहतरीन पढ़ाया है। अब आप कितने ही गलत एरिया में रह रहे हो, पर कैसी सोसाइटी में रहता है वो, जो सोसाइटी में रहता है वो सोसाइटी कितनी अच्छी होगी यार, गजब की सोसाइटी होगी। तो अब क्या हुआ, यहां से आपके व्यवहार से आपकी पूरा डेटा, आपका सब कुछ पता चल गया। तो विदेश नीति मतलब, विदेश मतलब बाहर, फॉरेन। तो जब मैं बाहर निकला और मैंने बाहर जैसा व्यवहार करा, जब मैं घर से बाहर निकलता हूं और मैं घर से बाहर निकलने पर जब जैसा व्यवहार करा, तो मेरे अंदरूनी मतलब मैं कैसा हूं और मुझ पर बाहर के लोगों का इफेक्ट कैसा है, मेरी सोसाइटी कैसी है, मेरे शिक्षक कैसे हैं, मेरे दोस्त कैसे हैं, इन सब के बारे में लोगों को पता चल गया। मतलब मेरे बाहर निकलते मैंने जैसा व्यवहार करा, मैं कैसा हूं यह भी पता लगा लिया। और मेरे बाहर से जिन लोगों का सपोर्ट है, मतलब मेरे टीचर्स, मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, मेरे शिक्षक, उन सब कैसे होंगे वो भी पता लगा लिया। कैसे, सिर्फ और सिर्फ मेरे बाहर निकलने पे मैंने जैसा व्यवहार करा। तो ये क्या है, ये विदेश क्या है, बाहर। और बाहर जाकर के हम कैसा व्यवहार करेंगे, बाहर के लोगों से हम कैसा व्यवहार करेंगे, यही तो नीति है, यही तो फॉरेन पॉलिसी। जब हम ये कह रहे हैं कि सोवियत संघ के साथ हैं, तो कहीं ना कहीं दुनिया को ये लग रहा है ना कि हाँ भारत समाजवादी मॉडल को अपना रहा है। तो हमारी विदेश नीति बता रही है कि भारत अंदरूनी और बाहरी रूप से कैसा है। जब हम रशिया और यूक्रेन की लड़ाई होती है और हम सोवियत संयुक्त राष्ट्र में मना कर देते हैं, वोटिंग नहीं करेंगे तो ये क्या दर्शाता है कि हम सोवियत संघ की तरफ, हम रशिया की तरफ हैं। तो एक देश की विदेश नीति उसकी अंदरूनी और बाहरी सरोकार सबको झलका देती है कि वो अंदर से क्या चाहता है वो देश, और वो बाहरी देशों से क्या चाहता है। मतलब उसके सारे जो मेन मोटिव होते हैं वो सब कुछ उसकी विदेश नीति से समझ में आ जाते हैं। अगर हमारा इस देश के साथ संबंध है तो पता लगा जाता है कि हाँ भाई इस देश के साथ हम ये चीज निकलवाना चाहते हैं और ये देना चाहते हैं, दैट्स ऑल, बात खत्म। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन जिन उदात्त विचारों से प्रेरित था, उनका असर भारत की विदेश नीति पर भी पड़ा। देखो, अब भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन जिन विचारों से प्रेरित था, ये बात एक अच्छी लगती है मुझे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत के नेताओं ने स्वतंत्रता आंदोलन में जिन वादों को किया था ना, वो वादे आजादी के बाद नहीं भूले, ठीक है ना, वो वादे नहीं भूले। नहीं तो नेताओं की क्या खूबी रहती है कि वो जल्दी वादे भूल जाते, पर नहीं, वादा था कि हम लोकतंत्र स्थापित करेंगे, लोकतंत्र स्थापित करा। वादा था विकास की, समूचे समाज का विकास करेंगे, वो विकास की तरफ बढ़े। तो जिन विचारों से हमारा राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन प्रेरित हुआ, वो सारे के सारे विदेश नीति के आधार बने। विदेश नीति पर भी उनका असर पड़ा। विदेश नीति इसी हिसाब से रही कि नहीं, हमारे देश का विकास हो, हमारे देश में लोकतंत्र हो, हम विश्व में शांति स्थापित करेंगे, हम अंतर्राष्ट्रीय संधियों को, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को मान करके ही किसी देश के साथ बातचीत करेंगे, हम युद्ध को नहीं,
हम शांति का संदेश दुनिया को देंगे, हम शांति के आधार पर बात करेंगे। ये सारी बातें हमने राष्ट्रीय आंदोलनों के समय में करी है और राष्ट्रीय आंदोलन के समय बात करी, इन्हीं के आधार पर फिर हमने आगे जाकर के विदेश नीतियां तैयार करी। बहरहाल भारत को जिस वक्त आजादी हासिल हुई उस समय शीत युद्ध का दौर भी शुरू हो चुका था। तो ये बात मुझे नहीं बतानी चाहिए कि जब भारत को आजादी मिली तो उस समय शीत युद्ध का दौर शुरू हो चुका था। 1945 से 1991 तक शीत युद्ध चला है। एक खेमे का अगुआ मतलब लीडर कौन था? संयुक्त राज्य अमेरिका था और दूसरे का सोवियत संघ। दोनों खेमों के बीच विश्व स्तर आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य टकराव जारी था। आर्थिक क्यों? क्योंकि भाई हमारी विचारधारा समाजवादी बढ़िया या पूंजीवादी बढ़िया। राजनीतिक रूप से कैसे कि नहीं भाई कितने देश मेरी तरफ है, कितने देशों की सरकार हमारी तरफ है, हमारी विचारधारा की तरफ है। सैन्य ताकत, ठीक है, आपने याद करो नाटो और वार्सो बना था। नाटो अमेरिका का था और वार्सो सैन्य संगठन किसका था? रशिया का था। इसी दौर में संयुक्त राष्ट्र संघ भी अस्तित्व में आया। परमाणु हथियारों का निर्माण शुरू हुआ। चीन में कम्युनिस्ट शासन की स्थापना हुई। देखिए क्या क्या घटनाएं एक साथ हो रही है। इसीलिए कहा जाता है समकालीन विश्व राजनीति कि एक समय पर क्या क्या घटनाएं हो रही हैं। शीत युद्ध भी चल रहा है, उसके साथ साथ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना भी करी गई है और संयुक्त राष्ट्र संघ का मेन मुद्दा ही यह है कि अब वापस से कोई तीसरा विश्व युद्ध न छिड़ जाए। तो बड़ी जिम्मेदारियां संयुक्त राष्ट्र संघ पर थी कि भैया जो अमेरिका और सोवियत संघ ने जो ये रुख अपनाया है, ये रुख तीसरे विश्व युद्ध में नहीं बदलना चाहिए, इनको शांत करवाना है और इस गुस्से वाले युद्ध से हम शीत युद्ध को ही बनाए रखें, हम ठंडे बनाए रखें तो अच्छा होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की कब स्थापना हुई? 24 अक्टूबर 1945। कब हुई बच्चों? 24 अक्टूबर 1945। इसके साथ अब हर देश आजाद थे। परमाणु हथियारों का निर्माण शुरू हुआ कि हम परमाणु हथियार बनाएंगे। चीन में कम्युनिस्ट शासन की स्थापना होती है 1949 के बाद। जब चीन फ्री हो जाता है तो कम्युनिस्ट शासन की स्थापना करता है, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को अपनाता है और किसके साथ रहता है? सोवियत संघ के साथ रहता है, यूएसएसआर के साथ रहता है। चाइना की एक बात कहनी पड़ेगी, चाइना हमेशा इंडिपेंडेंट होकर के अपनी पॉलिसी अपनाता हुआ है। 1949 के बाद उन्होंने सोवियत संघ का साथ निभाया, परंतु जब 70-72 तक का दौर आया उनको लगा कि हमारी इकोनॉमी समाजवादी मॉडल से, साम्यवादी मॉडल से ज्यादा ग्रो नहीं कर रही है, तो उन्होंने धीरे धीरे करते करते हर चीज का निजीकरण करा और वो पूंजीवाद की तरफ एंटर हो गए। पता भी नहीं चला कि वो समाजवाद से साम्यवाद को छोड़ करके वो पूंजीवाद की तरफ चले गए धीरे धीरे। हाँ, परंतु 69-70 आते आते क्या हुआ कि उन्होंने सोवियत संघ का साथ छोड़ दिया, बोले बाय बाय टाटा, अब हमें नीचे सोवियत संघ। वो धीरे धीरे अपनी पॉलिसियों को चेंज करने लगे, जिसमें विशेष आर्थिक क्षेत्रों का बनाना, ये सब कुछ बाहर से कंपनियों को इन्वाइट करना, जो पूंजीवादी मॉडल है वैसा मॉडल उन्होंने अपनाना शुरू करा। ये सब कुछ हम उस वाली किताब में जरूर पढ़ेंगे। ये जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ का लोगो है। अनौपनिवेशीकरण की प्रक्रिया भी इसी दौर में आरंभ हुई। अनौपनिवेशीकरण का मतलब क्या है? डीकोलोनाइजेशन। देश आजाद होना शुरू हुए, नव स्वतंत्र देश बनना शुरू हुए, नव स्वतंत्र राष्ट्र। भारत के नेताओं को अपने राष्ट्रीय हित इसी संदर्भ के दायरे में साधने थे। अब भारत के जो नेता हैं उनको अपने राष्ट्रीय हित, जो देश के भले वाले काम हैं, वो सारे के सारे इन्हीं संदर्भों के आधार में करने थे। इन सबको देखते हुए ही करने थे कि हाँ भाई संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना भी हुई है, शीत युद्ध भी चल रहा है, काफी देश परमाणु हथियारों का निर्माण भी कर रहे हैं, चीन में हमारे बिल्कुल ऊपर जो हमारे सिर पर बैठा है वहाँ कम्युनिस्ट शासन भी है, ठीक है, नौ स्वतंत्र देश भी हो रहे हैं, एशिया अफ्रीका वाले, उनका भी ध्यान रखना। इन सारी बातों को ध्यान में रख करके ही हमें हमारी कोई विदेश नीति तैयार करनी है और विदेश नीति ऐसी तैयार करनी है जिसमें हमारे देश का भला हो और किसी दूसरे देश को नुकसान ना हो। अब बात करते हैं नेहरू की भूमिका, रोल ऑफ जवाहरलाल नेहरू। एक बुक में छोटा सा कार्टून दिया गया, उसमें कहा गया, बच्चा कहता है कि जवाहरलाल नेहरू, मैं चौथे चैप्टर पे आ चुका हूँ, 4th चैप्टर पे आ चुका हूँ, क्या जवाहरलाल नेहरू स्पाइडरमैन है जो हर चैप्टर में आ जाते हैं? देखिए, नेहरू का रोल, जवाहरलाल नेहरू का रोल है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट है और 64 तक जब तक वो रहते हैं, 64 तक वो रहते हैं, कांग्रेस पार्टी में देख लीजिए, भारत की राजनीति में देख लीजिए और विश्व की विदेशी जो राजनीति है, वैश्विक जो संबंध है, उसमें अगर आप रोल देखेंगे तो भी जवाहरलाल नेहरू का रोल इंपॉर्टेंट है। तीनों जगह इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस में भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब तक जवाहरलाल नेहरू थे कांग्रेस में किसी प्रकार की फूट नहीं आई और जब नेहरू जी के बाद इंदिरा गांधी का दौर आता है, इंदिरा गांधी के समय कांग्रेस टूटना शुरू हो जाती है, ज्यादा समय भी नहीं लेती। 67 में इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनती, वो 66 में बन जाती है शास्त्री जी की डेथ के बाद, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। 67 में वो चुनाव जीत करके प्रधानमंत्री बनती है और 69 से ही क्या होता है, धीरे धीरे कांग्रेस में फूट डलना शुरू हो जाती है। तो कांग्रेस का भी जो एकीकरण है वो नेहरू जी ने कर करके रखा। देश में एक जो मतलब
दुनिया जब देखती थी तो वो नेहरू जी का है भाई, नेहरू जी भारत में प्रधानमंत्री, मतलब आप कह सकते हैं कि पावर था कि नहीं हाँ नेहरू जी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, तो एक बड़ा पावर था। और मतलब कहीं से भी देश के किसी भी कोने से आवाज उठे, नेहरू जी साथ ही थे हमेशा। नेहरू जैसे बिल्कुल विरोध में जाकर के नहीं साहब तुम गलत हो, मेरे खिलाफ, ऐसा नहीं, हमेशा ठीक है कोई बात नहीं, जनता पक्ष में विपक्ष में चलती रहती है, विपक्ष में उनको पक्ष में करने की कोशिश करी गई। फिर मैं कहूँगा इंदिरा गांधी जी का दौर आया, और दौर आने के बाद 75 में इमरजेंसी आपातकाल जैसी स्थितियां उत्पन्न हुई। मतलब कहीं ना कहीं देश के लोग सरकार के खिलाफ पहली बार मुखर होकर करके विरोध करना शुरू करते हैं। इसके अलावा फिर हम बात करें विदेशी संबंधों में नेहरू जी का दबदबा किस प्रकार से रहा। उनका 1947 से लेकर के 1964 तक जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री होने के साथ साथ क्या थे, विदेश मंत्री भी थे, फॉरेन मिनिस्ट्री भी आज उनके पास थी। 47 से लेकर के 64 तक विदेश मंत्री होने का मतलब क्या, विदेशों के जो संबंध है वो सारे के सारे नेहरू जी हैंडल कर रहे थे। नेहरू जी ने इस प्रकार से बीज बोए कि उन संबंधों का असर हमें आज तक भी दिखता है। हम लोगों ने गुट निरपेक्षता आंदोलन बनाया, नेहरू जी ने। गुट निरपेक्षता आंदोलन के कारण आज अफ्रीका और एशिया की काफी कंट्रीज है जो इंडिया के सपोर्ट में रहती। धीरे धीरे मॉडल जो समाजवाद का था, तो सोवियत संघ को भरोसा था कि इंडिया समाजवादी मॉडल अपना रहा है, अर्थव्यवस्था को बंद कर करके, चाहे वो ओपन में नहीं कह रहा है कि हम उनके साथ नहीं है, परंतु कहीं ना कहीं समाजवादी मॉडल था। तो कहीं ना कहीं हमने रशिया के साथ वाले जो संबंध है उनका बीज भी नेहरू जी ने बो दिया था। तो वैश्विक जो संबंध है ना, उसमें भी नेहरू जी का एक बड़ा रोल रहा है, ठीक है, इंडिया की तरफ से। तो तीनों कंडीशंस में आप देख लीजिए, चाहे कांग्रेस की बात करिए, चाहे भारत के अंदर घरेलू मामलों की बात करिए, चाहे विदेशी क्षेत्रों की बात करिए, नेहरू जी का एक बहुत बड़ा योगदान, गजब का योगदान है। तो नेहरू जी की भूमिका को समझना बड़ा जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बच्चों में हमेशा एक ही चीज कहता हूं, हम पॉलिटिकल साइंस के टीचर हैं, हम स्टूडेंट हैं पॉलिटिकल साइंस के, हम कभी भी किसी व्यक्ति की परिस्थितियों को बिना जाने हम उस पर कमेंट नहीं कर सकते, ठीक है ना। कुछ लोग जो कहते हैं नेहरू जी गलत थे या ऐसा किया वैसा किया, देखिए ये फैसला उनका गलत था, ये सही था, देखिए हर व्यक्ति की कुछ परिस्थितियां होती हैं, ठीक है ना। और मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं बेटा, कि हम किससे कितना बेहतर सीख सकते हैं, ये हमें सीखना आना चाहिए कि हम क्या बेहतर ले सकते हैं, ठीक है ना। और अच्छाइयाँ बुराइयाँ हर व्यवस्था में होती है, हर व्यक्ति में होती है, सब में होती है, ठीक है ना। परंतु मैं फिर एक बार यही बात कहूँगा, डंके की चोट पर कहूँगा कि जवाहरलाल नेहरू जी एक बेहतर व्यक्ति, एक बेहतर व्यक्तित्व, और कांग्रेस का एकीकरण रखने में मजबूत रोल उन्होंने निभाया, भारत की जनता को साथ जोड़े रखने में उन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाया, और विश्व में भारत की एक छवि बनाने में उन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाया। शीत युद्ध जैसे दौर में, मतलब आप सोचिए उस समय भारत की छवि क्या रही होगी कि नेहरू जी को मध्यस्थता करने के लिए बुलाया जाता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। उस एक ऐसे देश को जो अभी भी आजाद हुआ है, जिसके पास ना ज्यादा संसाधन है, ना कोई बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ भी नहीं है, पर उस देश के प्रधानमंत्री को बोला जाता है कि आप मध्यस्थता करिए। ये ताकत थी प्रधानमंत्री की, ये ताकत थी भारत की। आप कैसे नकार सकते हैं? इनके विदेशी संबंधों में ताकत रही है। तो नेहरू जी एक स्पाइडरमैन से कम नहीं, शुरुआती मतलब आधार बनाने के लिए। और देखिए क्या होता है कि जैसे आज मैं हूं, आज मैं बहुत अच्छा जीवन जी रहा हूं। मेरा जीवन अच्छा बनाने में कहीं ना कहीं मेरे माता पिता ने संघर्ष करा, मेरे माता पिता ने अच्छा जीवन जिया। और मेरे दादाजी दादी जो है, रियलिटी भी मैं बता रहा हूं, मेरे दादाजी दादी की बहुत बेकार कंडीशंस थी, इकोनॉमिकली मैं कहूं बहुत बुरी कंडीशन, बहुत मेहनत मजदूरी करके उन्होंने मेरे फादर को पढ़ाया, परंतु उन्होंने स्ट्रगल करा। आज उनका स्ट्रगल, उन्होंने जब वो स्ट्रगल का बीज बो दिया ना, तो आज हम लोग आगे, हम सफल हो गए, ठीक है। तो मतलब मेरे से ज्यादा तारीफ हो तो मेरे पिताजी की हो, और मेरे पिताजी से ज्यादा तारीफ हो तो मेरे दादाजी की हो, क्योंकि मेहनत उन्होंने कर करके शुरुआत करी थी। तो उसी प्रकार से जब हम आजाद हुए और आजाद होकर के एक मजबूत भारत बनाने की बात हुई, तो उसका जो बीज बोया है वो जवाहरलाल नेहरू जी ने बोया, शुरुआत जो है वो नेहरू जी ने करी। तो और मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं, भारत में 47 से लेकर के आज की मौजूदा तारीख तक 2023 तक कोई भी प्रधानमंत्री आया हो चाहे, और या किसी भी पार्टी की सरकार आई हो, हर पार्टी ने और हर प्रधानमंत्री ने एक अपना गजब का रोल भारत के विकास में दिया है, इसमें नो डाउट बेटा। तो हम डायरेक्ट किसी पे उंगली उठाएं, ये गलत बात है। और मैं एक ही बात कहता हूं बेटा, कि आप सरकार पे उंगली उठाने से पहले खुद पर उंगली उठाइए, आप सिस्टम पर उंगली उठाने से पहले खुद पर उंगली उठाइए, आप व्यवस्थाओं पर उंगली उठाने से आप पहले खुद पर उंगली उठाइए कि मैंने मेरे देश के लिए क्या करा,
क्या मैं जो कर रहा हूं वो ईमानदारी से कर रहा हूं, क्या जो मैं कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं, और हाँ आपको लगे कि हाँ भाई मैं सही कर रहा हूं, फिर बोलो कि सरकार गलत है, फिर बोलो सिस्टम गलत है। पर हम क्या कर रहे हैं, हम खुद को साइड कर देते हैं, सरकार ने गलत करा है, हमारा सिस्टम ही ऐसा है, कोई गलती नहीं सिस्टम में, ना गलती है सरकारों में, सब बेहतरीन है, गलती कहाँ है, हम में है, हम खुद को इंप्रूव नहीं कर रहे हैं, हम खुद को बेहतर नहीं बना रहे। चलिए जानते हैं नेहरू जी की भूमिका। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय एजेंडा तय करने में निर्णायक भूमिका निभाई। वे प्रधानमंत्री के साथ साथ विदेश मंत्री भी थे। तो प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय एजेंडा का मतलब एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हैं कि ऐसे मुख्य मुद्दा, राष्ट्र के क्या क्या मुख्य मुद्दे होंगे जिन पर काम करना है, उनको तय करने में एक बड़ी भूमिका निभाई। और प्रधानमंत्री के साथ साथ ये विदेश मंत्री भी थे। प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के रूप में 1946 से 64 तक उन्होंने भारत की विदेश नीति की रचना और क्रियान्वयन पर गहरा प्रभाव डाला है। तो विदेश नीति की रचना, विदेश नीति बनाई, किसके साथ कैसे संबंध होने चाहिए, और उनको लागू करने में, उनको सफल बनाने में भी एक बड़ा प्रभाव नेहरू जी का रहा। नेहरू की विदेश नीति के 3 बड़े उद्देश्य थे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऐसा क्वेश्चन 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में पूछ लिया जा सकता है कि नेहरू जी की विदेश नीति के 3 बड़े उद्देश्य क्या थे, या यह भी पूछ लिया जाएगा कि भारत की विदेश नीति के 3 बड़े उद्देश्य क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला, कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना। अब अगर आपने भारत का इतिहास पढ़ा है तो और नहीं पढ़ा तो मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूं। आप लोगों को पता होगा कि 1929 से पहले साइमन कमीशन भारत आता है और ये नारे लगाए जाते हैं, गो बैक साइमन गो बैक। क्यों लगे थे? साइमन क्या करने आया था? वो भारत में भारत की कानून व्यवस्थाओं को तैयार करने आया था, भारत का संविधान पे बात करने आया था। परंतु उस साइमन कमीशन में, साइमन आयोग में एक भी व्यक्ति भारतीय नहीं था, इसलिए विरोध होना शुरू हो गया। अब जब विरोध हुआ तो उस समय जो वाइसरॉय थे, वाइसरॉय मतलब जैसे आज प्रधानमंत्री जो सबसे पावरफुल है देश में, उस समय ब्रिटेन की तरफ से यहाँ पे एक अधिकारी अपॉइंट करा जाता था जिसको वाइसरॉय कहा जाता है। वाइसरॉय उस समय लॉर्ड इरविन थे। तो इरविन ने क्या है, एक घोषणा कर दी 1929 में कि हम भारत को डोमिनियन स्टेटस देंगे, हम भारत को डोमिनियन स्टेटस देंगे। बोले डोमिनियन स्टेटस का अर्थ क्या है? बोले डोमिनियन स्टेटस का अर्थ यह है कि भारत सारे फैसले खुद लेगा, किसके साथ संबंध रखना है, किसके साथ नहीं रखना है, देश में क्या होगा क्या नहीं होगा, सब कुछ भारत तय करेगा। परंतु नाम मात्र के लिए जो भारत की हेड रहेगा वो ब्रिटेन का राजा या रानी जो भी है वो रहेगा। मतलब जो ब्रिटेन में हेड रहेगा वो भारत का भी हेड रहेगा, नाम मात्र के लिए। वैसे इसका प्रभाव भारत पे कुछ ही नहीं पड़ता, हमारे राजा रानी हो चाहे कोई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर हम डोमिनियन स्टेटस को अपना लेते तो आज स्थिति क्या होती, हमारे देश में प्रधानमंत्री होते हैं पर राष्ट्रपति जी नहीं होते, और राष्ट्रपति जी की जगह पे ब्रिटेन का जो भी राजा रानी महारानी जो भी होता, हम उसके अधीन होते। ये एक नाम मात्र के लिए होता। कुछ नेता जो थे इस बात में भी खुश थे, चलो डोमिनियन स्टेटस तो मिल रहा है। परंतु जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जी जैसे नेता बिल्कुल भी इस बात से खुश नहीं थे। दूसरी बात, लॉर्ड इरविन ने यह नहीं बोला कब देंगे डोमिनियन स्टेटस, देंगे पर कब देंगे नहीं पता, तो इस बात से नाराजगी थी। फिर आप सभी को याद है कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता के लिए बिगुल फूंक दिया जाता है। दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की बात उठी। पूर्ण स्वराज का मतलब पहले स्वराज की बात थी डोमिनियन स्टेटस आने से पहले कि सेल्फ रूल हमारा राज होना चाहिए, परंतु अब पूर्ण स्वराज, हमें डोमिनियन ओपिनियन नहीं अपनाएंगे। हमारे देश में प्रथम व्यक्ति से लेकर के पहली जो सबसे ऊंची पोस्ट है उससे लेकर के सबसे लोअर पोस्ट तक भारतीयों का ही अधिकार रहेगा। हम ब्रिटेन के एक भी व्यक्ति को स्वीकार नहीं करेंगे, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हम किसी के अधीन नहीं रहेंगे। इसलिए हम 26 जनवरी 1930 को हम क्या करेंगे, हम आजादी का बिगुल बनाएंगे। लोग ये मानेंगे कि हमें आजादी मिल चुकी है और अब जी जान से हम आजादी के लिए संघर्ष करेंगे। यही कारण रहा कि हमने संविधान भी 26 जनवरी को अपनाया, जो इस दिन को हम याद रख सके। तो हमने डोमिनियन स्टेटस को अपनाया, डोमिनियन स्टेटस को ठुकराया और हमने पूर्ण स्वराज की डिमांड करी। और पूर्ण स्वराज का मतलब यह भी तो आ गया ना कि हम संप्रभुता की मांग कर रहे हैं, हम संप्रभुता की मांग कर रहे हैं कि भाई हर फैसला जो लेंगे वो हम लोग ही लेंगे। हमारे देश में क्या होगा क्या नहीं होगा, हमारे देश के प्रथम व्यक्ति से लेकर के अंतिम व्यक्ति तक सारे पद हमारे होंगे, हर चीज हमारी होगी, सोवरेन हम लोग रहेंगे। ये क्लास 11th की कॉन्स्टिट्यूशन वाली बुक में भी मैंने आपको पढ़ाया संप्रभुता। हमारी विदेश नीतियां क्या होंगी क्या नहीं होंगी सब कुछ हम तय करेंगे, हम संप्रभु है। मतलब सीधा सा बात है, हमारे ऊपर हेड पर कोई नहीं रहेगा।
हमारे सिर पर कोई नहीं बैठेगा। ये ब्रिटेन के राजा रानी महाराणा महारानी हमारे सिर पर नहीं बैठेंगे। हम किसी को ही अपना सर्वोच्च नहीं मानेंगे। हमारा सर्वोच्च हमारे देश का संविधान रहेगा। हम संविधान के अनुसार काम करेंगे, हम संविधान के अनुसार देश को चलाएंगे। हम ब्रिटेन के राजा के महारानी की हम किसी की बात नहीं मानेंगे। हम संप्रभु है, हम आजाद है, हम फ्री है। तो पहला उद्देश्य यही था भारत की विदेश नीति का कि अगर हम किसी के साथ भी कैसा भी संबंध बनाए, परंतु जो भारत की संप्रभुता है, जो बड़ी मुश्किलों से बड़ी कठिनाई से मिली है, वो संप्रभुता नहीं जानी चाहिए। मतलब कभी ऐसी विदेश नीति ना बन जाए जो क्या हो, भारत को किसी के अधीन में लेकर के आ जाए। नहीं, भारत आजाद था, आजाद है और आजाद ही रखेंगे। फिर दूसरी बात क्या है, दूसरा उद्देश्य क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना। यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि हमें विदेश नीति को भी ऐसा बनाना है कि जो हमारे जो देश के अलग अलग वर्ग के लोग हैं, अलग अलग विचारधाराओं के लोग हैं, वो सब एक होकर करके एक्सेप्ट करें। जो हमारा पूरा क्षेत्र है, हमारा जो पूरा एरिया है, इसकी अखंडता बनी रहनी चाहिए। फिर कोई टुकड़े नहीं होने चाहिए, फिर कोई विभाजन नहीं होना चाहिए। और तीसरा, तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना। हमें तेज रफ्तार से, फास्ट स्पीड से इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, ज्यादा से ज्यादा आर्थिक विकास करना है, क्योंकि आर्थिक विकास के होने पर ही राजनीति अच्छे से चल पाएगी, सरकारें अच्छे से काम कर पाएगी। तो आर्थिक विकास भी जरूरी है। तो विदेश नीति के 3 स्तंभ हैं। कौन कौन से? संप्रभुता को बचाए रखना, क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना और आर्थिक विकास करना। ये 3 भारत की विदेश नीति के और या जवाहरलाल नेहरू जी की विदेश नीति के मुख्य उद्देश्य हैं। और नेहरू जी के ही क्यों, आज भी अगर हम बात करें तो आज भी हम 3 बातों को बड़ा ध्यान में रखते हैं। हम संप्रभुता की बात करते हैं, बिल्कुल करते हैं, आज भी करते हैं। अगर आज भी कोई कहीं का मंत्री या कहीं का कोई व्यक्ति इंडिया पे कमेंट कर दे, इंडिया की कंडीशंस पे कमेंट कर दे, तो फट देनी भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री से लेटर पहुंच जाता है कि माफी मांगे वहां का मंत्री, भारत पे कमेंट करा तो करा कैसे, क्यों करा हम पे कमेंट? हम आजाद हैं, हम संप्रभु हैं, हम सॉवरेन हैं। नेहरू इन उद्देश्यों को गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाकर हासिल करना चाहते थे। तो उनको यह लगा कि ये जो तीनों उद्देश्य है ना, हम गुटनिरपेक्षता की नीति को अपना करके ही कर सकते हैं। कारण देखिए, संप्रभुता को बनाए रखना। संप्रभुता का मतलब मैं सिंपल सा ये कहता हूं, मुझे मेरे सिर पर कोई हेड नहीं चाहिए, मैं ही हूं जो कुछ हूं। मतलब भारत ही भारत है, भारत के ऊपर कोई नहीं होना चाहिए। ठीक है, भारत उसकी बात माने, उसकी बात ना माने। अगर अब हम अमेरिका को अपना ले, मतलब कहीं ना कहीं अमेरिका हमसे बहुत ज्यादा पावरफुल था, तो हम क्या करेंगे? अमेरिका की बात हमें माननी पड़ेगी। मतलब कहीं ना कहीं अमेरिका क्या हो गया, हमारे ऊपर आकर के बैठ के। सोवियत संघ की मानेंगे तो सोवियत संघ को हमारे ऊपर आकर, कहीं ना कहीं संप्रभुता लुप्त हो जाएगी, गायब हो जाएगी। तो इसलिए हमें नहीं जाना, इसलिए हम गुटनिरपेक्षता को अपनाएंगे। क्षेत्रीय अखंडता, क्षेत्रीय अखंडता का मतलब एरिया वाइज, ठीक है, जो हमारे अखंडता, वो जो क्षेत्र है वो एक रहना चाहिए। अलग अलग एरियाओं में अलग अलग विचारधारा के लोग हैं। कहीं पे समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, साम्यवादी विचारधारा के लोग हैं, पूंजीवादी विचारधारा के लोग हैं। अगर हमने किसी एक विचारधारा को अपना लिया तो दूसरे वर्ग के लोग बोलेंगे नहीं साहब सरकार खिलाफ है, हो सकता है स्थितियां बिगड़ जाए। इसलिए सरकार ने बोला हम दोनों विचारधाराओं की तरफ नहीं जाएंगे, हम मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाते हुए गुटनिरपेक्षता की तरफ बढ़ेंगे। तीसरी बात, आर्थिक विकास, तेज रफ्तार से आर्थिक विकास। तेज रफ्तार से आर्थिक विकास के लिए अगर हम एशिया और अफ्रीका की सारी कंट्री गुटनिरपेक्षता के बैनर के तले आ जाती है, गुटनिरपेक्षता की बात को मान लेती है, तो हम सब मिलकर करके, एक साथ मिलकर करके हम क्या करेंगे? आर्थिक विकास कर पाएंगे। अगर हमने इस आर्थिक विकास के लिए भी अमेरिका या सोवियत संघ की मदद ले ली तो कहीं ना कहीं हम पे खतरा मंडराने लगेगा। तो इसलिए नेहरू जी का गुटनिरपेक्षता की जो नीति है वो बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त नीति थी और इसी नीति के तहत वो तीनों लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं। उन दिनों देश में कुछ पार्टी और समूह ऐसे भी थे जिनका मानना था कि भारत को अमेरिकी खेमे के साथ ज्यादा नजदीकी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि इस खेमे की प्रतिष्ठा लोकतंत्र के हिमायती के रूप में है। देखो, अब कुछ पार्टियां और कुछ व्यक्ति ऐसा माना करते थे कि भारत का झुकाव थोड़ा समाजवाद की तरफ ज्यादा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, या भारत थोड़ा सा न्यूट्रल है, दोनों की तरफ ही नहीं है। तो कुछ नेताओं का, कुछ पार्टियों का ऐसा मानना था कि भारत की जो विदेश संबंधी नीतियां हो वो कैसी हो, वो अमेरिका की तरफ वाली हो। क्यों? क्योंकि अमेरिका लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र को सपोर्ट करता है। सोवियत संघ लोकतंत्र को सपोर्ट नहीं कर रहा है, लोकतांत्रिक नहीं है वो। अमेरिका लोकतंत्र को सपोर्ट कर रहा है। तो लोकतंत्र को सपोर्ट करने वाले ही देश को हमें सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि एक हमारा लक्ष्य लोकतंत्र भी है। और ऐसे विचार रखने वालों में से एक सबसे बड़े जो नाम आता है वो बाबा साहब अम्बेडकर का आता है। डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि भाई अमेरिका के जैसी नीतियां है वैसे हमारी बननी चाहिए, अमेरिका के पक्ष में नीतियां बननी चाहिए, क्योंकि वो भी लोकतांत्रिक देश है और हम भी लोकतांत्रिक देश है। देखिए, एक बात और समझिएगा,
दो जो समकालीन नेता हुआ करते हैं, जो एक समय के जो नेता हुआ करते हैं, उनके विचारों में थोड़ा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चला करता है, ठीक है। गांधी जी के, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचार थोड़े से आप नोक झोंक देखेंगे, ठीक है। अलग अलग नेताओं के विचारों में आप नोक झोंक देखेंगे। अब यहाँ पे डॉक्टर अम्बेडकर अगर ये कह रहे हैं कि अमेरिका के पक्ष में नीति होनी चाहिए, जवाहरलाल नेहरू ये कह रहे हैं न्यूट्रल होना चाहिए या समाजवादी मॉडल होना चाहिए, दोनों व्यक्तियों के जो विचार हैं वो अपनी जगह बेहतरीन विचार हैं, ठीक है ना। हमें मेन बात ये जानना है कि चाहे वो डॉक्टर अंबेडकर हो, चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे महात्मा गांधी हो, इन सब का लक्ष्य एक ही है। चाहे विचार अलग अलग हो, लक्ष्य एक ही है, भारत का विकास करना। भारत के हर वर्ग का, हर बच्चे बच्चे का विकास होना चाहिए, यही लक्ष्य है। तो अगर डॉक्टर अंबेडकर अमेरिका के लिए कह रहे हैं तो वो लोकतंत्र के तरफदार होकर के कह रहे हैं कि लोकतंत्र को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए अमेरिका के साथ ही विचार होने चाहिए। साम्यवाद की विरोधी कुछ राजनीतिक पार्टियां भी चाहती थी कि भारत अपनी विदेशी नीति अमेरिका के पक्ष में बनाए। अब जो साम्यवाद की जो विरोधी पार्टी जो साम्यवाद का विरोध करती है, वो ये चाहते थे कि नहीं भारत को तो अमेरिका के हिसाब से नीति बनानी चाहिए, क्योंकि हम सोवियत संघ के साथ ज्यादा जुड़ रहे हैं, तो साम्यवादी है। ऐसे दलों में कौन है? भारतीय जनसंघ, ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्वतंत्र पार्टी प्रमुख थे, लेकिन विदेश नीति को तैयार करने के मामले में नेहरू को खासी बढ़त हासिल थी। तो परंतु नेहरू जी ने विदेश मामलों में किसी की बात को नहीं सुना और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी बात के हिसाब से ही उन्होंने नीतियां बनाई। अब बात करते हैं दो खेमों से दूरी। ये दो खेमे कौन से हैं? पश्चिमी गठबंधन जिसकी अगुवाई अमेरिका कर रहा है, और पूर्वी गठबंधन जिसकी अगुवाई सोवियत संघ कर रहा है। आजाद भारत की विदेश नीति में शांतिपूर्ण विश्व का सपना था और इसके लिए भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन किया। तो आजाद भारत की जो विदेश नीति है उसमें सपना क्या था? शांतिपूर्ण विश्व का, विश्व में शांति होनी चाहिए, और इसीलिए आर्टिकल 51 की बात हुई थी, ठीक है ना। और इसके लिए भारत ने क्या अपने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट उन्होंने अपनाया। भारत ने इसके लिए शीत युद्ध से उपजे तनाव को कम करने की कोशिश की और संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति के अभियानों में अपनी सेना भेज दी। तो भारत ने शीत युद्ध से जो उपजा तनाव है उसको कम करने की पूरी कोशिश करी। जैसे आपने देखा कि नेहरू जी मध्यस्थता के लिए गए हैं, ठीक है। काफी देशों को, एशिया अफ्रीका के कंट्रीज को बचा करके रखा है, क्योंकि ज्यादा कंट्रीज किसी भी गुट में जुड़ जाएगी तो हो सकता है खतरा बढ़ जाए, तो उनको अलग रखा है, एक बड़ी भूमिका निभाई है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जहां जहां पे शांति अभियान चलाया है कि भाई यहाँ पे लड़ाई बढ़ रही है, शांति करानी है, तो भारत ने अपनी सेना भेजी कि हम शांति कराएंगे, हम शांति में मदद कर रहे हैं। आप पूछ सकते हैं कि शीत युद्ध के दौरान भारत किसी खेमे में क्यों शामिल नहीं हुआ? जैसे दीदी चाय पीती हुई सोच रही है क्यों 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 शामिल नहीं हुआ, पर हमें तो सब कुछ पता है, हम तो ज्ञाता हैं। क्यों? क्योंकि हम तो कोल्ड वॉर वाला चैप्टर पढ़ करके आए हैं सर, हम तो शीत युद्ध वाला चैप्टर पढ़ चुके हैं। भारत अमेरिका और सोवियत संघ की अगुवाई वाले सैन्य गठबंधनों से अपने को दूर रखना चाहता था। तो भारत जो है अमेरिका और सोवियत संघ ने जो अपने सैन्य गठबंधन बनाए थे, जो सेना के गठबंधन बनाए थे, नाटो और वार्सो पैक्ट, उनसे अपने आप को दूर रखना चाहता था। किसी एक में जुड़ करके एक का दबाव नहीं चाहता था वो, कि भाई हम एक के दबाव में आ जाए। शीत युद्ध के समय अमेरिका ने उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो और सोवियत संघ ने इसके जवाब में वार्सो पैक्ट नामक संधि संगठन बनाया। ये पढ़ चुके हैं अपन। भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को आदर्श माना, संतुलन साधने की एक कठिन कोशिश थी और कभी कभी संतुलन बहुत कुछ नहीं भी सध पाता था। देखो, गुटनिरपेक्षता की जो नीति है आदर्श उसको माना, इसी को आधार बनाएगा, और कभी कभार संतुलन साधने में बहुत बढ़िया काम करता था और कभी कभार संतुलन बहुत कुछ नहीं भी साध पाता था, मतलब जो हम चाहते थे वैसा हो भी नहीं पाता था गुटनिरपेक्षता से, परंतु बेहतर नीति थी। 1956 में अब देखिए भारत पे जो एक आरोप लगाया जाता है कि भारत गुटनिरपेक्ष नहीं था, भारत के व्यवहार में कहीं ना कहीं थोड़ा सा कह सकते हैं भेदभाव वाली सी बात थी, कहीं ना कहीं वो सोवियत संघ की तरफ झुकाव था। कैसे था वो देखो, 1956 में जब ब्रिटेन ने स्वेज नहर के मामले को लेकर मिस्र, इजिप्ट जो कि अफ्रीका में पर आक्रमण किया, तो भारत ने नव औपनिवेशिक हमले के विरुद्ध विश्वव्यापी विरोध की अगुवाई करी। ब्रिटेन किसकी तरफ है? वेस्टर्न अलायंस, पश्चिमी गठबंधन जो कि अमेरिका के साथ है। अब मिस्र, इजिप्ट कहाँ का है? अफ्रीका का। तो एफ्रेशन यूनिटी में तो भारत वैसे जोड़ दे रहा है। तो जब ब्रिटेन ने मिस्र पर आक्रमण करा स्वेज नहर को लेकर के, तो भारत ने बोला ये नव औपनिवेशिकवाद है, मतलब नई तरीके से जो ब्रिटेन है अपना उपनिवेशवाद बनाना चाहता है, फैलाना चाहता है, साम्राज्यवाद फैलाना चाहता है, और हम इसकी विरोध करते हैं। हम खुल करके भारत ने उस समय विरोध करा। परंतु उसी साल में जब सोवियत संघ ने हंगरी पर आक्रमण किया, लेकिन भारत ने सोवियत संघ के इस कदम पर सार्वजनिक निंदा नहीं करी। अब जब सोवियत संघ हंगरी पर आक्रमण कर रहा है तो भारत कुछ भी नहीं बोल रहा है, ओपनली बुराई कर ही नहीं रहा है। तो भाई अब आपको यहाँ पे भी बोलना चाहिए, क्योंकि हंगरी पर भी आक्रमण जो है वो गलत है, तो भारत ने नहीं बोला, तो कहीं ना कहीं वहां झुकाव था सोवियत संघ की तरफ। ऐसी स्थिति के बावजूद कमोबेश भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर स्वतंत्र रवैया अपनाया, उसे दोनों खेमों के देशों ने सहायता और अनुदान दिए। फिर भी भारत ने
स्वतंत्र रवैया अपनाया कि हम दोनों स्वतंत्र हैं, हम किसी के साथ भी नहीं है, और दोनों ही खेमों से उनको समय समय पर सहायता भी मिली और अनुदान, मतलब आप कह सकते हैं उनको दान, गिफ्ट, डोनेशंस जो है ये भी मिला। भारत अभी बाकी विकासशील देशों को कूटनिरपेक्षता की नीति के बारे में आश्वस्त करने में लगा था कि पाकिस्तान अमेरिकी नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन में शामिल हो गया। अब भारत सभी विकासशील देशों को जोड़ने की कोशिश कर रहा था कूटनिरपेक्षता आंदोलन में, परंतु उसी समय पाकिस्तान अमेरिका का जो सैन्य गठबंधन है उसमें जुड़ जाता है। इस वजह से 1950 के दशक में भारत और अमेरिकी संबंधों में खटास पैदा हो गई। खटास क्यों पैदा हो गई? क्योंकि अमेरिका को लगता है जब एक आपका पड़ोसी देश हमारे साथ जुड़ चुका है तो आप क्यों नहीं, आप क्यों अलग रहना चाहते हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए। अमेरिका सोवियत संघ से भारत की बढ़ती हुई दोस्ती को लेकर भी नाराज था, और सोवियत संघ के साथ जो हमारी दोस्ती बढ़ रही थी, विशेष करके 1971 में जो 20 साल की ट्रीटी होती है बांग्लादेश के लिए युद्ध करने के लिए, उसके बाद तो अमेरिका पर बिल्कुल लाल हो जाता और भारत ने सोवियत संघ के साथ कर ली, तो इस दोस्ती से नाराजगी थी। आपने पिछले अध्याय में पढ़ा कि भारत ने नियोजित विकास की रणनीति अपनाई। इस नीति में जोर आयात को कम करने पर था, इसमें संसाधन आधार तैयार करने पर जोर दिया गया। तो हमने लास्ट चैप्टर को पढ़ा और उसमें हमने ये कहा कि हम आयात को कम करेंगे। आयात मतलब इंपोर्ट, जो भी हम बाहर से मंगवा रहे हैं उस पर रोक लगाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा यहीं पर संसाधनों को तैयार करा जाएगा, भारत में ही बनाया जाएगा, और भारत के जो उद्योग है उनको विकसित बनाया जाएगा। बाहर के उद्योगों को या बाहर के सामानों को हम प्राथमिकता नहीं देंगे। इसके परिणाम स्वरूप निर्यात के मामले में भी प्रगति बड़ी सीमित थी। तो अब जब देखो आप किसी से आयात नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप किसी से सामान नहीं खरीद रहे हो, तो वो आपका सामान क्यों खरीदेगा? तो हम ज़्यादा एक्सपोर्ट भी नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। अब जब एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे तो हमारे पास थोड़ा जो फाइनेंशियल है, इकोनॉमिकली कंडीशन है, वो वीक हो जाएगी। विकास की इस रणनीति के कारण बाहरी दुनिया ने भारत का आर्थिक लेन देन बड़ा सीमित था। तो ये जो रणनीति हमने अपनाई, इसके कारण हमारी बाहरी जो देश है उनके साथ लेन देन बहुत कम था। और ये चीज़ आप मानिएगा, विश्व में अगर कोई शांति स्थापित कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ व्यापार ही स्थापित कर सकता है बेटे। व्यापार से ही शांति स्थापित हो सकती है। यही कारण है कि अब आज के समय में हर देश दूसरे देशों के साथ व्यापार करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, क्योंकि व्यापार से ही शांति स्थापित हो सकती है। व्यापार होगा, अब उनको पता है हम इतना खरीद रहे तो कभी यहाँ पे कोई अटैक नहीं करेगा, या हम उसको इतना बेच रहे तो हम कभी कहीं अटैक नहीं करेंगे। व्यापार से शांति, इसका पूरी एक लंबी चौड़ी स्टोरी हो सकती है जो मैं आपको बताना नहीं चाहता, काफ़ी लंबा समय खिंच जाएगा, ठीक है ना, कि व्यापार से कैसे शांति स्थापित होती है। अगर ये आप चाहते हैं तो मुझे आज कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है, जो अपन आगे डिस्कस कर लेंगे। परंतु आज के लिए इतना ही। आपको कोई डाउट हो, आपको कोई प्रॉब्लम हो, आपको कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो, और कैसा लगा आज का लेक्चर, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। और प्यारे बच्चों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। जल्दी से इस परिवार को बेहतरीन बड़ा परिवार बनाइए। हर बच्चे तक जो आर्ट्स की शिक्षा है वो पहुंचाइए, और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।